हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आफ्टर कोविड-19 गंगा रिवर ग्राउंड रिपोर्ट। क्योंकि समय समय पर ऐसी ही रिपोर्ट जारी की जा रही है कि गंगा नदी और अन्य नदियां, जो समुद्र है, सभी तालाब हैं, वह इस समय लॉकडाउन के कारण से, सभी देशों में लॉकडाउन जो चल रहा है इसके कारण से साफ हो गई हैं। लेकिन क्या कितना सही है ये रिपोर्ट, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। यदि हम भारतवासी गंगा नदी को बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना और क्या नहीं करना होगा, इस पर विचार करने का यही बहुत ही उपयुक्त समय है। ये जो लॉकडाउन अभी चल रहा है, अभी तो 3 मई तक जारी रहेगा। इसके बाद आगे सरकार फैसला करेगा कि इस पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसे मान सकते हैं, क्योंकि इससे हम कई ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकालेंगे जिससे आपको कई चीज़ें यहाँ पे जानने को मौका मिलेगा। जैसे बताया गया है कि तुलसीदास जी ने गंगा नदी को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। केलो नदी कह जो जन जान किए मनसा, कुल कोटि उधारे, देख ही चले झंगरे सुरनामी, सुरेश बनाम विमान सवारे, पूजा को साजू बिरंची रचे तुलसी, जो महात्म जान निहारे, ओके न्यू परी हरि लोग, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। अब इसका हम अर्थ समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। अब से लगभग 450 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता गंगा की विशिष्टता का वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि मनुष्य गंगा में जाकर स्नान करने का विचार मात्र कर ले तो उसके करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उसने जो पाप किए होते हैं सभी पुण्य में बदल जाते हैं। गंगा की तरंगों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के विष्णु लोक में निवास करने की नींव पड़ जाती है। तुलसीदास के करीब करीब 300 वर्ष बाद प्रसिद्ध कवि केशव कहते हैं कि नाम लिए कितने तरजात, परिणाम किए सुरलोक सिधारे, तीर गए तो तरे कितने, कितने तरजात तरंग निहारे, तरंगिनी तेरा है स्वभाव यही, कवि केशव के उर में पधारे, हे भागीरथी हम दोष परे, पय भरोस यही के परोस तिहारे। ये भी इसी तरह से अर्थ इनका भी निकाला जा रहा है कि अर्थात गंगा का नाम स्मरण करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। जिसने तट पर जाकर प्रणाम कर लिया वह देवलोक में निवास का अधिकारी हो जाता है। केशव जी गंगा के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा सार्वभौमिक माँ है। वह अपनी संतानों का गुण दोष देखे बिना समान भाव से सबके ऊपर कृपा करती है। वर्तमान में हम गंगा को नदी कहने लगे हैं, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में गंगा को भगवती का स्वरूप कहा गया है। पुराणों से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक और उनके बाद के साधकों ने भी गंगा को ब्रह्म द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है। कुछ वर्ष पूर्व गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि गंगा को लोग नदी कहते हैं, क्योंकि गंगा नदी नहीं है बल्कि यह भगवती है। यदि यह हम मान भी लें कि गंगा नदी है तो भी उनका आदर भाव उसी प्रकार होना चाहिए जैसे किसी जीवित इंसानों या पेड़ पौधों का होता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसके पहले उत्तराखंड सरकार ने भी गंगा जी को लिविंग डाइटी अर्थात जीवित देवी माना है और इन्हें सिर्फ नदी के रूप में सहेजने की बात नहीं है। हमारा देश विविध धर्म, संस्कृतियों और मान्यताओं वाला देश है, फिर भी गंगा के प्रति सबकी आस्था एक समान है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सभी लोग गंगा जी के प्रति एक समान भाव, प्रेम वाला भाव ही रखते हैं। हमारा कोई भी शुभ कार्य गंगा के बिना संपादित नहीं होता है। गंगा हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता का माध्यम है। गंगा हमारी सांस्कृतिक विरासत का धरोहर भी है और उसका बेस भी है। यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है कि डिफिनेशन क्या है, बस हम ये जानते हैं, लेकिन ये रियल नहीं है अगर आप पुराणों और शास्त्रों में जाकर पढ़ेंगे। और ये भी दिया गया है कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसने इस तरह से यमुना और गंगा को सभी को कहा था कि यह जीवित जैसे आदमी होता है, प्राणी होता है, जानवर होते हैं, उसी तरह से इन्हें भी वह अधिकार दिया जाना चाहिए। देश की 40% आबादी गंगा पर आज भी निर्भर है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर के बीच 2525 किलोमीटर, जो हम याद करते हैं कि गंगा की लंबाई है, किलोमीटर की दूरी में लगभग 116 शहर ऐसे पड़ते हैं जिनकी आबादी 1 लाख से 30 लाख तक होती है। गंगा को सही अर्थों में पहचानने वालों की दृष्टि में माता गंगा साध्य हैं और गंगा जी कभी साधन नहीं रही हैं, लेकिन वर्तमान में गंगा जी को एक साधन मान लिया गया है और साधन के रूप में इन्हें संरक्षित और सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वो सरकार हो या अन्य जो संस्थाएं होती हैं, वह ऐसा ही कार्य या ऐसा ही जिससे जो भी काम निकल पा रहा वह इनसे निकालने की कोशिश कर रहा।
जब से कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ है तब से यही प्रचार किया जा रहा है कि गंगा जल शुद्ध हो गया है, जबकि संकट मोचन फाउंडेशन, एक फाउंडेशन है, वहाँ पे उसके माध्यम से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या उस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से कहा गया। यहाँ पे ये रिपोर्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या गूगल पर भी जाके पढ़ सकते हैं। जबकि संकट मोचन फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले वैज्ञानिक परीक्षण किसी दूसरी तरफ की ओर इशारा कर रहा है। जैसे लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण से आज गंगा साफ हो गया, लेकिन इसका ये सबसे बड़ा कारण नहीं है। इसके अलावा दूसरे कारण है। गंगा के प्रदूषित होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला तो औद्योगिक कंपनियों का जो गंदा जल होता है, और दूसरा होता है कि गंगा के किनारे बसे जो शहर, अभी हमने आपको 116 शहर इस तरह से बताए हैं, उसमें से कई ऐसे बड़े शहर हैं जिनके जो मल मूत्र होते हैं या जो गंदे जल होते हैं वो इन पे सीधे सीधे छोड़ा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि 2525 किलोमीटर के दायरे में हर स्थान पर गंगा प्रदूषित है, ये कोई भी नहीं कह सकता, ना ही इस रिपोर्ट में कहा भी गया है। गंगा में औद्योगिक गंदा जल को बिना शोधन के गिराने जाने के लिए सरकार ने कठोर नियम बना रखे हैं। यहाँ तक कि नियमों का पालन न करने वाली जो कंपनियां हैं, जो औद्योगिक कंपनी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सभी को बंद कर देने का अधिकार दिया गया है। उस राज्य के जो स्टेट होते हैं उनको अधिकार दिया गया है, लेकिन धन बल के जोर से उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इससे भी अधिक गंभीर कारण मल जल है और उसका निकालना इस लॉकडाउन में भी जारी है और लगातार गंगा में गिराया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये इमेज लगाया गया है तो ये तो लगभग जारी है। जैसे कंपनियां तो बंद है, लेकिन जो घरों के जो गंदे जल होते हैं वो तो लगातार गंगा में अभी भी प्रवाहित किया जा रहा। और अगर बनारस शहर की ही बात कर लिया जाए तो सिर्फ बनारस में 350 MLD, ये क्या होता है MLD, मिलियंस ऑफ लीटर पर डे मलजल रोज गंगा में गिराया जाता है। सिर्फ एक शहर की बात किया जा रहा है। इसी तरह से लगभग अगर आप 116 में से 100 ही शहर मान लीजिए तब भी बहुत ही अधिक हो जाता है एक एक दिनों में गंदा जल। जबकि आप सभी को पता भी होगा कि बनारस में तो कानपुर की तरह औद्योगिक कंपनियां भी नहीं है, लेकिन फिर भी बनारस में खतरनाक संकेत मिले हैं, इस रिपोर्ट में बताया गया। गंगा जल में प्रदूषण कम होने वाली हर रिपोर्ट में सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने की बात की जा रही है। डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने का कारण यह है कि इन दिनों में गंगा में न तो स्नान करने की बात हो रही है, क्योंकि जब लोग वहां पे जाएंगे नहीं तो स्नान कहाँ होगा, और न ही मोटर बोट का संचालन हो रहा। सभी धार्मिक कार्यक्रम भी वहां पे बंद है। इन दो कारणों से गंगा में मौजूद मिट्टी और बालू बार बार घुलकर गंगा जल को मटमैला नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण से सूर्य की किरणें जल में अधिक गहराई तक जा रही हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी तेजी से वह अधिक मात्रा में हो रही है। और इस तरह से ये जो गंगा है आपको अभी इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं इस रिपोर्ट में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। अभी तक के लगभग 8 से 10 रिपोर्ट जारी किए गए हैं गंगा नदी पर। काशी में औद्योगिक इकाइयां न होने के बाद भी फीकल कोलीफॉर्म की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में इस समय लगभग 2 से 3 गुना अधिक बढ़ चुके हैं इस लॉकडाउन में। अब आप समझिए कि ये फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया आ कहाँ से रहे, तो वही चीज़ है ना कि ये जो गंदा जल है, घरों के जो गंदा जल है, उन्हीं में सबसे अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। और यह अत्यंत विचारी और गंभीर संकेत है देश के लिए, उस राज्य के लिए जहाँ पर या जिस राज्यों से ये गंगा नदी गुजरती है। भविष्य में अगर गंगा को बचाए रखना है तो गंगा में किसी भी स्थिति में मलजल को जाने से रोकना ही होगा। गंगा किनारे बनाए गए जो सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसमें मलजल के शोधन की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें जो आपका फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए कोई भी व्यवस्था किसी भी प्लांट में नहीं किया गया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का प्लांट हो या बिहार का किसी भी राज्य में देख सकते हैं, उसके लिए कोई भी व्यवस्था सरकार ने नहीं कर रखा। वर्ष 1986 में आरंभ हुए गंगा एक्शन प्लान में यह तय किया गया था कि मलजल का शोधन करने के बाद भी उसे गंगा में नहीं छोड़ना होगा, इस बात को आप समझिएगा, बल्कि इसका कृषि के साथ साथ अन्य कार्यों में उपयोग करना होगा, ये सरकार का लक्ष्य होगा। लेकिन सच तो ये है कि न ही उस समय इसका पालन किया गया और न ही आगे हम इसकी संभावना लगाएंगे कि इसमें सुधार किया जाएगा, जो आपका 1986 का गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था। यदि हम चाहते हैं कि गंगा से हमारा रिश्ता पहले जैसा बना रहे, वह हमारे लिए पहले की तरह आध्यात्मिक और भौतिक रूप से कल्याणकारी बनी रहे, तो गंगा और मलजल का नाता या जो रिश्ता है उसको हमेशा के लिए तोड़ना ही होगा और हमें गंगा को मलजल गिराने वाला डस्टबिन मानना बंद करना ही होगा।
गंगा में स्वयं के शोधन करने की क्षमता है और दुनिया के किसी भी नदी या समुद्र में कोई भी इसमें नहीं है जिसमें शोधन की क्षमता है। सिर्फ मात्र दुनिया का एक ही ये, आप इसे नदी मानते हैं तो नदी मान सकते हैं, लेकिन ये नदी नहीं है, वो मैंने पहले ही आपसे बात कर लिया था। तो इसमें भर क्षमता है कि वह स्वयं शोधन कर सकता है, लेकिन शोधन कब होगा? लेकिन गंगा जब तक कि उसकी अविरलता बनी रहेगी, वरना हम एक दिन भूल जाएंगे और सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे कि भारत में भी कभी गंगा नदी बहती थी, इतनी लंबाई बहती थी, ये शहर पढ़ते थे, तो वही बस एक इतिहास में रह जाएगा जैसे अन्य चीज़ें हमारे इतिहास में पड़ी हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सरकारी प्रयास है, कब कब कितना पैसा खर्च किया गया और उसका फ़ायदा मिला या नहीं, वो तो आप देख ही रहे हैं आज कितना साफ या सुथरा हुआ है। विश्व बैंक ने 2009 से लेकर 2014 अर्थात 5 वर्षों में $1 बिलियन की आर्थिक मदद सिर्फ गंगा की सफाई के लिए दिया था भारत सरकार को। जुलाई 2014 में गंगा को बचाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2014 में इस प्रोजेक्ट पर 2037 करोड़ रुपया खर्च किया गया था भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार ने 2015 से लेकर 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए जारी किया था। एनजीटी की एक रिपोर्ट में अभी तक सरकार ने मात्र 7,000 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाई है इस गंगा जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, नमामि प्रोजेक्ट। वर्ष 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष में बजट में सरकार ने 800 करोड़ रुपया बजट जारी किया है गंगा की सफाई के लिए, लेकिन अभी तक इसके आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं कि इस 800 करोड़ रुपए में से कितने रुपए खर्च किया गया है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश हो, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड भी अपनी बजट में गंगा की सफाई के लिए करोड़ों रुपए जारी करते हैं प्रतिवर्ष। भारत सरकार के अलावा गंगा को बचाने के लिए कई और संस्थान हैं जो लगातार काम करती हैं। गंगा को साफ करने और कोई भी प्लान बनाने में मातृ सदन हरिद्वार का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। इसके लिए यहाँ के साधुजन अपनी जान तक दे चुके हैं और हमेशा बात मनवाने के लिए हर वह कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ती है। कुछ घटनाएं जो घटित हुई हैं गंगा की सफाई को लेकर, जो गंगा में समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो प्रदूषण को लेकर हो, चाहे वो अधिक से अधिक खनन होता है, उन सभी को रोकने के लिए कई जो साधुजन है वो अपनी जान दे चुके हैं। तो इसी क्रम में हम कई ऐसी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज ऐसी घटना या इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती भारत देश में। इस क्रम में सबसे पहला नाम है मातृ सदन से ही पूर्व आईआईटी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो बाद में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद बने। अक्टूबर 2018 में लगातार 112 दिनों के उपवास के बाद अपना प्राण त्याग दिया। और दूसरी घटना 2011 में स्वामी निगमानंद का 115 दिनों के उपवास के बाद शरीर को त्याग दिया। तीसरी जो घटना अभी हाल ही में घटित हुई है, स्वामी आत्मा बोधानंद भी दूसरी बार उपवास कर रहे थे। यह उपवास 24 अक्टूबर 2019 से लगातार करीब 194 दिनों तक चला। जब सरकार ने बात मानी तो अनशन को खत्म कर दिया गया। ये सभी कोई मामूली लोग नहीं है, कोई प्रोफेसर है तो कोई इंजीनियर रहा है। सवाल तो ये उठता है कि क्या गंगा की रक्षा के लिए दिए जा रहे इस बलिदान के प्रति सरकार गंभीर है? जैसे प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी की सरकार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के सरकार के शासनकाल में ही ऐसी घटना या इतनी बड़ी घटनाएं होती थी। इसके पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में जो प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हैं वो करीब 5 बार अनशन कर चुके हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि 2013 में जब भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि केंद्र में मोदी सरकार आई तो मातृ सदन की जो सभी बातें हैं, चाहे गंगा की सफाई के लिए जो डैम बनाया जाता है उसको रोक दिया जाएगा या किसी भी तरह से गंगा के जो प्रदूषण फैलाया जाएगा उसको रोका जाएगा। लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार 2014 में आती है सत्ता में, संतों ने अपनी मांग दोहराई और इस उपवास में जीडी अग्रवाल जी का निधन हो गया उपवास के कारण से अक्टूबर 2018 में। हैरानी वाली बात तो ये भी है कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की मौत के बाद न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार ने दुख व्यक्त किया। इसका क्या संदेश समझा जा सकता है? मातृ सदन पिछले 10 वर्षों से गंगा रक्षा के लिए अवैध खनन और बांधों पर रोक लगाने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रही है। इस मुद्दे पर पहले भी सुंदरलाल बहुगुणा और मेधा पाटेकर लाखों लोगों के साथ संघर्ष कर चुके हैं। अब यहाँ पे ये भी समझना होगा कि सरकार क्यों ऐसा कठोर कदम क्यों नहीं उठाती कि जिसके कारण से हर साल ऐसे लोगों की जान चली जाती है। तो सरकार के सामने भी 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे पहला है नदियों के प्रवाह को रोककर बिजली घर बनाना,
क्योंकि बिजली की ज़रूरत तो सभी को है, चाहे वो गरीब परिवार हो या अमीर परिवार हो, और इसके लिए बांध तो बनाना ही पड़ेगा, जो डैम है उसको तो बनाना ही पड़ेगा। दूसरी समस्या है कि गांव को शहरों में बदलने के पीछे खनन का बढ़ना, खनन का काम भी ऊंचे ओहदों पर बैठे राजनेता और पूंजीपतियों के द्वारा ही होता है। यहाँ तक कि हर चुनाव से पहले खनन के पट्टे जो खोला जाता है और आवंटित करना चुनावी राजनीति बन गया है कि जिसको दिया जाएगा वो सरकार को या इस तरह से जो पार्टियां होती हैं उनको पैसा देगा और वो पार्टियां चुनाव जीतेंगी। तो इस तरह से सभी चीज़ें कहीं ना कहीं ये दो बातें होती हैं जो सरकार के सामने हमेशा बन के आती हैं। ऐसे में क्या हम मात्र सदन के इन बातों को मान पाएंगे जो इस प्रकार हैं, जो संतों ने मांग की कि 2012 में उन्होंने मांग किया था कि ऐसा सरकार को मानना चाहिए, ये एक कदम उठाना चाहिए जिससे गंगा को हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए कह सकते हैं कि हम स्वच्छ बना सकते हैं। जैसे कुछ इसमें प्रमुख मांगे हैं जिसे हम बताना चाहेंगे। जैसे पहला इनका कि गंगा में कोई भी गंदगी न डाला जाए, चाहे वो शहरों का हो चाहे वो गाँव का हो, किसी भी प्रकार का हो उसे न डाला जाए। दूसरा है कि गंगा के तटों पर ठोस अपशिष्ट को जलाने, प्रदूषण युक्त कारखाना, वन कटाव, खनन, रिवर फ्रंट और रासायनिक प्रदूषण पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। तीसरा है कि गंगा को बांधों, जो बांध बनाए जाते हैं, जो डैम बनाए जाते हैं बड़े बड़े, गंगा को डैमों से मुक्ति दिलाई जाए। चौथा पॉइंट है कि गंगा को समय समय पर साफ करने के लिए कठोर कदम उठाया जाए और विशेषज्ञों से सलाह ली जाए, चाहे वो भारत के बड़े बड़े विशेषज्ञ हों या दुनिया के किसी भी देश के विशेषज्ञ हों, उनसे सरकार सलाह ले। इसी प्रकार इनकी अन्य सिफारिश है। अब सरकार के आगे समस्या ये है कि किसकी बात मानी जाए और किसकी बात नहीं, क्योंकि साधु जन तो केवल उपदेश देते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो सरकार को क्या देते हैं? पैसा देते हैं। अब सरकार को क्या करना चाहिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उतनी समझदार है कि उसे किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कोरोना वायरस या जो लॉकडाउन किया गया है उसके बाद जो गंगा की सफाई की बात किया जा रहा है कि गंगा स्वच्छ हो गया, तो कितनी स्वच्छ हुई है तो ये तो आपने इस वीडियो में जान ही लिया है। लेकिन जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि आज गंगा की ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है, कहाँ पे कमी हो रही है और कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या जनता भी कह सकते हैं, क्योंकि जनता ही तो गंदगी या कूड़ा करकट करती है। अगर वो जागरूक हो जाएगी तो सरकार को कदम उठाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।